हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज हम सीएलके का वीडियो ले रहे हैं जिसमें पिछले वीडियो में मैंने फरवरी तक का सीएलके कर लिया था। आज इस वीडियो में मैं मार्च का सीएलके आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट केस है व्हेन इट कम्स टू योर सीएलके का पार्ट, सीएलके में हम डिस्कस क्या करते हैं, बेसिकली सभी को पता है कि हम केसेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो बीएलएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस राजवंत सिंह। अब इसमें हुआ क्या था, ये एक्चुअली डिसऑनर ऑफ चेक का एक केस था। ठीक है, सो आपको सभी को पता होगा कि डिसऑनर ऑफ चेक के केस में हम क्या करते हैं, हम एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। जो भी कंप्लेनेंट रहता है वो एक कंप्लेंट फाइल करता है एफिडेविट के ऊपर। तो अब यहाँ पर आपको सीआरपीसी का एक प्रोसीजर भी पता होगा, सेक्शन 256 का, कि अगर विटनेस खुद नहीं आता है तो डिसमिसल हो सकता है कंप्लेंट का। अब यहाँ पर केस यही था कि क्या डिसमिसल करना चाहिए, बिकॉज कंप्लेनेंट जो विटनेस है वही प्रेजेंट नहीं हुए वापस। पर कोर्ट का यहाँ पे कहना था क्योंकि वो पहले प्रेजेंट हो चुके हैं और उनका सारा एग्जामिनेशन हो चुका है, तो जब ये सब कुछ हो चुका है उसके बाद फिर अगर वो नहीं आते हैं, अगर एक हियरिंग पे वो एब्सेंट रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक्विटल नहीं हो सकता। तो इसका इंपॉर्टेंट जो ऑर्बिटल ले डाउन किया है, दैट इज not proper to acquit accused merely for non-appearance of complainant who has already been examined। अच्छा, बिल्कुल ये याद रखना कि complainant अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो जरूर एक्विटल हो जाता, तो एक्विटल होता ही, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद वो नहीं आए थे इसीलिए कहना सही नहीं होगा कि उस बेसिस पे एक्विटल कर दिया जाए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको रिवर्स किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि कंप्लेनेंट ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके थे और क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका था, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे एक्विटल करना सही नहीं रहेगा। और डायरेक्शन दिया कि वापस से स्टार्ट किया जाए उस स्टेज से जहां से कोर्ट ने एक्विट किया है, वहां से वापस से मैटर को स्टार्ट किया जाए और वापस से ट्रायल किया जाए। अगला केस वाज रवि ढींगरा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब इसमें कोर्ट ने 364 आईपीसी एंड 364 ए आईपीसी के बीच का डिफरेंस समझाया था। इसमें हुआ क्या केस में कि एक बच्चे को किडनैप किया गया और जस्ट उसको चुप कराने के लिए, जब एक बच्चे को किडनैप किया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हल्ला करेगा, शोर मचाएगा। उसको चुप कराने के लिए कुछ थोड़ा बहुत कहा होगा किडनैपर्स ने। तो अब उस बेसिस पे क्या कर दिया गया था, 364 ए का चार्ज लगा दिया गया था। अब 364 ए का चार्ज कब लगाया जाता है, जब अगर इस तरीके से डराया धमकाया जाए कि सामने वाले को अप्रीहेंड करे सामने वाला कि उसकी लाइफ को थ्रेट है या डेंजर है। पर कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उस बच्चे को साइलेंस कराने के लिए कुछ धमकी दी गई, इसको हम 364 ए की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अगर हमने इसको भी 364 ए की कैटेगरी में डाल दिया तो फिर 364 और 364 ए में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट की डिफरेंस होती है। देखो 364 में क्या होता है, 364 में सिर्फ आपको या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी या तो अप टू 10 इयर्स की इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, लेकिन 364 ए में डेथ या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट ही मिलती है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ कहा गया कि इतने छोटे रीजन की वजह से हम उसको 364 ए के अंदर नहीं डालेंगे। भले ही आपको और मुझे ये चीज गलत लग सकती है कि भाई डराना धमकाना मानना चाहिए, किडनैपिंग फॉर द पर्पस ऑफ रैंसम मानना चाहिए 364 ए के अंदर, बट ये देखो कि ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी ऐसी नहीं है कि जहां पे ऐसा खतरा लगे, सिर्फ जस्ट चुप कराने जा रहे हैं अगर एक बच्चे को, तो इसमें ऐसा खतरा नहीं है जो उसके लाइफ को एंडेंजर करने वाला हो, इसीलिए 364 ए के अंदर इसको कोर्ट ने नहीं माना। तो सो मियर इंटिमिडेशन टू साइलेंस किडनैप्ड चाइल्ड विक्टिम नॉट सफिशिएंट टू प्रूव थ्रेट टू लाइफ एंड लिम्ब। इन्होंने कहा द सेकंड इंग्रेडिएंट ऑफ द चार्ज सेक्शन 364 ए, namely threat resulting in giving rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt, have not been proved। ये चीज यहाँ पे प्रूव नहीं हो पाई कि उसकी लाइफ को हार्म हो सकता है। So the court below did not thoroughly address this doubt before convicting the appellants for proving the ingredient of the threat, the intimidation of the child victim for the purpose of making him silent cannot be enough। वही चीज इन्होंने यहाँ पर समझाई। इन्होंने यही चीज लास्ट में बोली है कि अगर हमने ये नहीं माना तो 364 और 364 ए का जो डिफरेंस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि आप यहाँ पे ले आओ चाहे वहां पर ले आओ। उसके बाद अगला जो केस है दैट इज निखिल चंद्र मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें दो चीजें डिस्कस की गई।
एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तो डिस्कस किया ही गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अगर होता है, आपको सभी को पता होगा कन्फेशन दो तरीके होते हैं, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन जो मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो यहाँ पे कहा गया अगर कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो फिर कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक मर्डर ट्रायल चल रहा था जिसमें सिर्फ बात थी आपके एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की। तो यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की भी वैल्यू को वापस से डिस्कस किया गया और कहा गया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी ऐसे होने चाहिए जो विच मस्ट प्रूव, अगर सिर्फ मे प्रूव कर रहे हैं वो कि भाई इसी सामने वाले ने, हो सकता है इस सामने वाले ने करा हो ऑफेंस, तो वो कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है। इट मस्ट प्रूव, मस्ट प्रूव का क्या मतलब है कि नेसेसरीली प्रूव करना ही पड़ेगा कि हर सर्कमस्टेंस में इसी बंदे ने ये ऑफेंस किया है। आपको याद होगा एक बहुत ही लैंडमार्क केस है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, शारदा बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके अंदर जो गाइडलाइंस ले डाउन की है उसी को रीइटरेट किया इस केस में। एंड ऑल्सो इट वाज हेल्ड कि भाई अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ले रहे हैं तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी ऐसे होने चाहिए जो हर सर्कमस्टेंस में पॉइंट आउट करे कि उसी बंदे ने ऑफेंस किया है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज देयर इज सम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन प्रेजेंट, उसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। कुछ कोरॉबरेटिव एविडेंसेस दोनों के साथ आपको चाहिए ही टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। देन द नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस सबमिट ऑनलाइन ट्रेड सोल्यूशन लिमिटेड एंड अदर्स। ये केस मैं आपको डिटेल में पढ़ने के लिए जरूर कहूंगी कि प्लीज इसको डिटेल में रीड करना, बिकॉज यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड काफी चीजें कोर्ट ने डिस्कस करी है। यहाँ पे हुआ क्या था, एक स्टेट के पास, एक स्टेट ने एक जीएसटी नोटिफिकेशन निकाला, उसको जो पेटिशनर्स है उन्होंने चैलेंज कर दिया था दूसरे स्टेट के अंदर, ठीक है। अब दूसरे स्टेट के हाईकोर्ट में चैलेंज किया तो ये बात आई कि भाई कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है। कोर्ट ने समझाया कि कॉज ऑफ एक्शन के लिए जरूरी है कि भाई मैटर इन डिस्प्यूट रेज हुआ हो उस जगह पर। अगर मैटर इन डिस्प्यूट रेज ही नहीं हुआ जस्ट बिकॉज आप वहां रहते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो भी अपिलेंट्स थे उनका एक ऑफिस वहां पर था उस पर्टिकुलर स्टेट में, गोवा स्टेट में उनका ऑफिस था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने गोवा में नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया। जबकि अगर उन्हें करना था तो सिक्किम में अगर ये नोटिफिकेशन आया था तो दे मस्ट हैव चैलेंज्ड इट इन सिक्किम इटसेल्फ। तो यही चीज यहाँ पे चैलेंज की गई जिसमें कोर्ट ने कॉज ऑफ एक्शन से समझाया कि कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है, जहां पे भी मैटर इन डिस्प्यूट रेज हुआ है वहां पर ही आप कर सकते हो। जस्ट बिकॉज यू हैव योर ऑफिस देयर यू कैन नॉट से दैट द कॉज ऑफ एक्शन हैज अरिजन इन अनदर स्टेट, एंड इसीलिए आप दूसरे स्टेट में जाकर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। दिस वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। भले ही आर्टिकल, अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट अपनी आर्टिकल 226 की पावर यूज करे हाई कोर्ट, then you will have to prove that the cause of action arose in that particular state, तभी writ jurisdiction high court अपना exercise करेगा। Then the next case is TPA का केस है, सेक्शन 60 जो बात करता है रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज की, राइट। आप सभी ने सुना होगा रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज के बारे में। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि पहले जब एक सूट फाइल हुआ तो वो फाइल किया था इस बेसिस पे कि हमारा एक टेनेंट है वो खाली नहीं कर रहा प्रेमाइसिस, उससे प्रेमाइसिस खाली करवाने के। फिर उसी में दूसरा कॉज ऑफ एक्शन उन्होंने रेज किया, वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद फिर एक और बार एक प्ली रेज करी कि भाई मॉर्गेज है जिसे हम रिडीम करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे बात क्या उठी, यहाँ पे बात उठी कि ऑलरेडी जब एक डिसमिसल हो चुका है तो आप फिर से मॉर्गेज के रिडेम्पशन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। बट कोर्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 60 का जो राइट है वो एक एब्सोल्यूट राइट है, जब तक कि वो डीबार्ड ना हो, जब तक वो टाइम पीरियड से बार ना हो जाए या फिर जो 60 के अंदर ही प्रोविजंस प्रोवाइडेड है उसके अंदर अगर बार ना हो जाए तो एक इंसान राइट ऑफ रिडेम्पशन एक्सरसाइज कर सकता है और सूट फाइल कर सकता है। सक्सेसिव सूट या अगला सूट इज नॉट बार्ड मियरली बिकॉज किसी दूसरे कॉज ऑफ एक्शन पे आपका सूट डिसमिस हुआ था, वापस से फाइल किया जा सकता है जब तक आपके पास राइट ऑफ रिडेम्पशन, जब तक आपका राइट ऑफ रिडेम्पशन जिंदा है, जब तक आप लिमिटेशन पीरियड के अंदर हो तब तक एक प्लेंटिफ फाइल कर सकता है फॉर रिडेम्पशन ऑफ द मॉर्गेज। सो सेकंड सूट बाय मॉर्गेजर फॉर रिडेम्पशन नॉट बार्ड बाय डिफॉल्ट डिसमिसल ऑफ फर्स्ट सूट, यही चीज इसके अंदर होल्ड की गई थी। सो अनलेस, कौन सा केस है ये, गणेश प्रसाद वर्सेस राजेश्वर प्रसाद, unless the equity of redemption is so extinguished,
A second suit for redemption by the mortgagor, if filed within the period of limitation, is not therefore barred. It follows therefore that if the right of redemption is not extinguished, ये बिल्कुल याद रखना है, लेकिन अगर right of redemption ही extinguish हो गया, अगर right ही खत्म हो गया है section 60 की वजह से या फिर limitation की वजह से, तो then you can not file the second suit. लेकिन अगर वो right अभी भी exist कर रहा है, then you can file a second suit. The provisions like order 9 rule 9 dismissal in default of the CPC will not debar the mortgagor from filing a second suit, because as in a partition suit, the cause of action in the redemption suit is a recurring one, and the cause of action in each successive action until the right of redemption is extinguished or a suit for redemption is time barred is a different one. Then next important cases of will. ठीक है, आपने सभी ने पढ़ा होगा एक विल को प्रूफ कैसे किया जाता है. ठीक है, सेक्शन नंबर 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. विल को प्रूफ कैसे करते हैं? दो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं. अगर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है तो एटलीस्ट दो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं, उनमें से किसी भी एक को बुलाकर आप प्रूफ कर सकते हैं. तो विल के केस में भी सेम चीज है. अब यहाँ पर सवाल ये उठा था कि क्या जस्ट बिकॉज 30 साल पुरानी विल है तो क्या आप उसको जेन्युइन प्रिज्यूम कर लेंगे? सेक्शन 90 इंडियन एविडेंस एक्ट जो कहता है डॉक्यूमेंट अगर 30 इयर्स ओल्ड है तो उसको आप क्या करते हैं? जेन्युइन प्रिज्यूम करके चलते हैं. लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने बोला ये जो प्रिजम्पशन है ना, सेक्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे प्री में सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सेक्शन 90 का प्रिजम्पशन विल के केसेस में भी अप्लाई करता है? द आंसर टू दिस इज नो. विल इस केस में कोर्ट ने ले डाउन करा है कि विल के केस में सेक्शन 90 का प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होता. आपको सेक्शन 68 के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा, सेक्शन 63 ऑफ सक्सेशन एक्ट के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहे, सपोज दे आर डेड, जैसे इस केस में था, दे वर डेड, तो फिर आप सेक्शन नंबर 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू उसको प्रूव कर सकते हैं. जो इस केस में प्रूफ हुआ था, विल वाज प्रूव्ड टू बी करेक्ट, बस यहाँ पर ये ले डाउन किया था लेकिन कि आप उसको उस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते जिस तरीके से आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को सेक्शन 90 के अंदर प्रिजम्पशन जो लेके चलते हैं उस तरीके से नहीं होगा. सेक्शन 68 या फिर 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू होगा प्रूफ एक विल. तो ये बिल्कुल याद रखना, प्री का ये सवाल बन सकता है किसी भी स्टेट में. So wills cannot be proved only on the basis of the age. The presumption under section 90 as to the regularity of document more than 30 years of age is inapplicable when it comes to proof of wills. Wills have to be proved in terms of section 63 of succession act and section 68 of evidence act. और अगर section 68 के थ्रू प्रूव नहीं कर पा रहे हो, एक अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुला पा रहे हो, तो then section 69 of the evidence act के थ्रू आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी. So that's all when it comes to मार्च के important case laws. ये मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं. उसी के साथ एक एक्साइटिंग न्यूज, फ्लैट 23% ऑफ समर सेल चल रही है जीजी के सारे कोर्सेज पे. सो इफ यू वांट टू अवेल एनी कोर्स 23% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं. दूसरी बात कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप रैंकर्स का लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए एक सेल्फ पेस्ड यूजीसी नेट बैच लेके आया है, जिसमें आपको 50 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे एंड आल्सो एक्सेस टू आवर मेंटरशिप सेशन. तो अगर आप में से कोई भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. आई होप यू गाइज लाइक द सेशन. पसंद आया हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. अगले सेशन में मैं अप्रैल के सीएल के आपके साथ डिस्कस करूंगी. थैंक यू सो मच.